हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूजा जीएस क्लास। आज का हमारा क्विज स्टार्ट हो रहा है। इसमें जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ए लाल रंग का, बी नीला हरा, सी पांडु, डी नीला। तो जैसा आप लोग जानते हैं, हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के किनारे बाएं तट पर स्थित है। सन 1921-22 में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देश में यहाँ उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन लाल रंग के थे, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए लाल रंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन देखते हैं। ए इंद्र और उनका हाथी, बी उर्वशी का स्वर्ग, सी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, डी सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। तो जैसा आप लोग जानते हैं, ऋग्वेद का संपूर्ण 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम एक प्रसिद्ध पौधा का रस था जो हिमालय के मुंजवत शिखर पर होता था। सोम का व्यवहार केवल धार्मिक उत्सव पर किया जाता था, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी सोम और इस पे पर नामांकित देवता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन देखते हैं। ए 1/3, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/8। धर्मशास्त्रों में बताया गया कि राजा अपने द्वारा किए गए कार्यों, सामान्य जन की सुरक्षा और कल्याणकारी सेवा आदि के बदले में उपज का छठा हिस्सा अपनी वृत्ति के रूप में प्राप्त करेगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी 1/6, उपज का छठा हिस्सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए 12 अंग, बी 12 उपा अंग, सी 14 पूर्व, डी 14 उपपूर्व। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर द्वारा किए गए मौलिक सिद्धांतों को 14 पूर्व में संकलित किया गया है। यही 14 पूर्व जैन धर्म के प्राचीन धर्म ग्रंथ है। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी 14 पूर्व। और जो 12 अंग तथा उपा अंग भी है, ये जैन धर्म से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया? ऑप्शन देखते हैं। ए आजीविकों ने, बी थारुओं ने, सी जैनियों ने, डी तांत्रिकों ने। तो बराबर की गुफाओं का निर्माण अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित बराबर चट्टानों को काटकर करवाया गया था। बराबर पहाड़ी पर स्थित 4 में से 3 गुफाओं में अशोक के शिलालेख प्राप्त होने से ज्ञात होता है कि 2 गुफाएं अशोक द्वारा अपने शासनकाल के 12वें वर्ष और 19वें वर्ष आजीविकों को दी गई। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविकों ने आश्रम गृह के रूप में किया, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए आजीविकों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चीनी यात्री इत्संग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। ऑप्शन देखते हैं। ए 405 ईस्वी में, बी 635 ईस्वी में, सी 670 ईस्वी में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री इत्संग ने 670 ईस्वी में बिहार का भ्रमण किया, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी 670 ईस्वी में। इसने 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। उसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत की दशा का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन देखते हैं। ए गुप्त काल, बी प्रतिहार युग, सी राष्ट्रकूट, डी सातवाहन युग। गुप्त काल के अंतिम चरण में व्यापार वाणिज्य का ह्रास होने लगा तथा आर्थिक गतिशीलता मंद पड़ने लगी। इसी समय सामंतवाद भी जड़ पड़ने लगा। फलतः आर्थिक गतिविधियों के केंद्र रहे नगरों का पतन होने लगा। जैसा कि हेनसांग एक सदी बाद प्रमुख गुप्तकालीन नगरों के उजाड़ होने की बात कही, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए गुप्तकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद लगाने वाले कर को इंगित नहीं करता? ऑप्शन देखते हैं। ए खराज, बी खम्स, सी उश, डी मुक्तई। खम्स लूट का धन होता था। इस धन का 1/5वां भाग राजकोष में तथा 4/5वां भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। खराज जो है, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। यह उपज का 1/2 से 1/3 भाग वसूल किया जाता था। संतलत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को मुक्तई कहा गया। उस्र केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था जो भूमि की उपज पर लिया जाता था। इस कर की वसूली में बलपूर्वक का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें पूछा है कि कौन उत्पाद लगाने वाले कर को इंगित नहीं करता? तो खम्स है, क्योंकि यह लूट का धन होता था। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। ऑप्शन देखते हैं। ए हरिहर प्रथम, बी हरिहर द्वितीय, सी बुक्का प्रथम, डी देवराय द्वितीय। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर प्रथम इस राज्य का प्रथम शासक हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने विजयनगर राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु उसको सफलता नहीं मिली और वापस जाते समय मार्ग में मुजाहिद का वध कर दिया गया। विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के तृतीय शासक हरिहर द्वितीय की सबसे महत्वपूर्ण सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से गोवा तथा बेलगांव को छीनना था। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, हरिहर द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ए शाह आलम, बी मोहम्मद शाह, सी बहादुर शाह, डी जहांदार शाह। तो देखिए, मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। वापस जाते समय मयूर सिंहासन तथा कोहनूर हीरा अपने साथ ले गया। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती है। ऑप्शन देखते हैं। ए बिहार, बी गुजरात, सी बंगाल, डी मद्रास। देखिए, यूरोपवासियों को सर्वोत्तम अफीम और सोरा की प्राप्ति बिहार से होती थी। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, बिहार। सोरा का उत्पादन बंगाल में भी प्रचुर मात्रा में होता था। यहाँ पर व्यापार करने वाले यूरोपियों में मुख्य रूप से पुर्तगाली, डच और अंग्रेज फ्रांसीसी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन देखते हैं। ए हाकिम, बी सर टॉमसन रो, सी एडवर्ड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, भारत में व्यापारिक कोठियां खोलने के प्रयास के अंतर्गत ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को अपने राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। जहांगीर ने हाकिम्स को 400 जात का मनसब तथा खान की उपाधि प्रदान की थी। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, हाकिम्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बिहार का सुप्रसिद्ध संत सूफीउद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? ऑप्शन देखते हैं। ए चिश्ती, बी सुहारवर्दी, सी फिरदौसी, डी कुबरवी। तो देखिए, 12वीं शताब्दी के अनेक सूफी संत भारत आए। 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। उन्होंने यहाँ चिश्ती सिलसिले की स्थापना की। इसी गतिविधियों का मुख्य केंद्र अजमेर था। मध्यकालीन बिहार में फिरदौसी सिलसिला सबसे अधिक लोकप्रिय था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सूफीउद्दीन मनेरी का संबंध इसी सिलसिले से था। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ऑप्शन देखते हैं, ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी ज्योतिबा फुले, सी शिवनाथ, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने सितंबर 1873 में किया था। इस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा निम्न जातियों के कल्याण करने तथा पाखंडी एवं स्वार्थी ब्राह्मणों से उन्हें सुरक्षा दिलाने के लिए की गई। इनकी पुस्तक थी गुलामगिरी। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन देखते हैं, ए सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर, बी सर जॉन के, सी सर जॉन लॉरेंस, डी टी आर होम्स। आउट्रम एंड टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। सर जॉन सीले तथा लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह तथा टी आर होम्स ने सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, ए कंचनजंगा, बी रुंडून, सी गंगोत्री, डी केदारनाथ। हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई सर्वत्र भिन्न है। असम हिमालय के अधिक आर्द्रता के कारण 4420 मीटर पर हिमरेखा पाई जाती है, जबकि कश्मीर हिमालय में शुष्कता के कारण 6000 मीटर पर हिमरेखा उपलब्ध होती है। तो प्रश्नानुसार गंगोत्री हिमनद सबसे बड़ा है। इसी हिमनद से गौमुख नामक स्थान से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, छोटा नागपुर का पठार है। ऑप्शन देखते हैं, ए एक अग्रभीर है, बी एक गर्त है, सी एक पदस्थली है, डी एक संप्राय भूमि है। बिहार के मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में 150 मीटर सर्वोच्च रेखा से छोटा नागपुर के पठार का आरंभ है। रोहतास की कैमूर पहाड़ी के अलावा वह समस्त क्षेत्र छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आ जाता है। उत्तर पूर्वी भारत की ओर फैले प्रायद्वीप भारत का वह एक हिस्सा है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, एक संप्राय भूमि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? ऑप्शन देखते हैं, ए ताप्ती, बी कृष्णा, सी लूनी, डी नर्मदा। लूनी नदी अरावली श्रेणी अजमेर के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। यह नदी भूमि बंधित नदी है। 320 किलोमीटर लंबी यह नदी अरावली के समांतर में अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। ये भूमि बंधित नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम बताएं। ऑप्शन देखते हैं, ए केरल और तमिलनाडु, बी कृष्णा गोदावरी डेल्टा, सी पूर्वोत्तर क्षेत्र, डी सिंधु गंगा का मैदान। चावल की फसल के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु तथा 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र चावल की उपज के लिए उपयुक्त है, इसलिए इस क्षेत्र को चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है। ऑप्शन देखते हैं, ए गहरे क्षेत्र, बी उपतट में, सी सांस्कृतिक अंतःस्थली, डी प्राकृतिक अंतःस्थली। तो इसका ऑप्शन सही होगा उपतट में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। ऑप्शन देखते हैं, अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण, डी उपरोक्त सभी।
देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेडियो धर्मिक पदार्थ अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा, बीटा तथा गामा कण उत्सर्जित होते हैं तो उसके परमाणु भार और परमाणु क्रमांक बदल जाते हैं तथा किसी नए तत्व का जन्म होता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा, बीटा, गामा तीनों उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन देखते हैं, ए पुष्प, बी पत्ती, सी तना, डी जड़। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है, क्योंकि पुष्प से बीज बनता है जिससे पुनः नए पौधे का जन्म होता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। ऑप्शन देखते हैं, ए यूकेलिप्टस, बी सिकोआ, सी देवदार, डी पराग। तो यूकेलिप्टस या सफेदा एक लंबा आवृत बीजी वृक्ष है। भूगर्भ जल की अधिक मात्रा अवशोषित करने के कारण पर्यावरण की दृष्टि से इस वृक्ष को आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है। और संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिकोआ है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकोआ। यह नग्न बीजी पौधा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। ऑप्शन देखते हैं, ए सन 1930 में, बी सन 1931 में, सी सन 1934 में, डी सन 1939 में। देखिए, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन सन 1934 पटना के अंजुमन इस्लामी हाल में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे आचार्य नरेंद्र देव थे तथा सचिव जयप्रकाश नारायण थे। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ए उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, बी वे जल के लिए सरंध्र होती है, सी वे क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली दोनों ही होती हैं, डी इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती। अग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के पिघले हुए पदार्थ मैग्मा के ठोस होने से होता है। ये चट्टानें क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली दोनों होते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।